एक्सट्रैक्ट आप लोग ही निकालेंगे। इज इट ओके सुरेश? हाँ प्लीज प्लीज आइए। हाँ बेटा देयर इज एंगल स्पेस फॉर यू। कम हियर। कहीं भी लगा दो कोई बात नहीं, मेरे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना बस पीछे तक जाने के लिए। तो कहानी क्या है? कहानी है आप जैसे बच्चों की स्कूल की। एक लड़की थी, बहुत सीधी सादी अच्छी प्यारी सी, आप सभी लोगों की तरह, और उसका कोई भी एक अच्छा सा नाम सोच लीजिए आप। क्या था? पल्लवी। पल्लवी थी, ठीक है। और वो स्कूल में आया जाया करती थी, किसी से ज्यादा मतलब नहीं, अपना आना काम करना और घर वापस जाना, शांत स्वभाव, बिल्कुल चुपचाप आना, पढ़ना, चले जाना। उसी की क्लास में कुछ और भी लड़कियां थी जो कि सबको परेशान किया करती थी। सब ठीक है, नेम्स अप टू यू, ठीक है। तो वो लड़की जो परेशान क्या करती थी, डेली आना, कभी उसको टांग मार देना, कभी सीढ़ियों में से जाते में पुश कर देना, और तो और कभी गैंग बनाकर रास्ते में रोक लेना, चलो नेशनल एंथम सुनाओ उनको। लड़की बेचारी बहुत सीधी थी, वो नेशनल एंथम सुनाती और अपना काम में लग जाती थी। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज में भी वही कहानी, लड़कियां पूरा ग्रुप बनाकर उसको परेशान करती, वो बड़ी सौम्यता से उनके सारे जवाब देती और निकल जाती, और टाइम पास हुआ, ठीक है। यूथ से वर्किंग एज में आए और सारे लोग क्या करने लगे, अपने लिए अच्छे अच्छे जॉब्स तलाशने लगे। जो लड़कियां उसको परेशान करती थी उनमें से एक लड़की थी, क्या नाम बताया था? भारती थी, मान लेते हैं भारती थी। तो भारती जॉब के लिए गई और वो उस कंपनी में पहुंची, वेट करने लगी इंटरव्यू का, और इंटरव्यू का वेट करते 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 उसकी फाइनली नंबर आया उसका। जब उसके रूम के अंदर गई तो उसने क्या देखा, वहां पर बॉस की सीट पर कौन बैठा है? पल्लवी बैठी है। और जैसे ही उसने पल्लवी को देखा, उसके पैरों की जमीन निकल गई। बोले अब क्या जॉब मिलेगी, हो गया था। जिसको जिंदगी भर परेशान किया वही बॉस। रोने लगी बेचारी, परेशान, बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जॉब उसके लिए बहुत मायने रखती थी, उसको बहुत जरूरत थी। लेकिन उसको समझ में आ गया कि जॉब तो, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर वापस चले गए। तभी उसको रोक दिया। किसने रोका? पल्लवी ने रोका कि रुको, अगर तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि कोई भी काम जब हम पूरी दृढ़ता से करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। और रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि हमें हमारे गोल को अचीव करने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम शांत स्वभाव से और अपने सिर्फ गोल पूरा करने पर ध्यान दें तो वो गोल एक न एक दिन जरूर पूरा होता है। उसको जॉब मिली, जॉब में उसने अपनी सारी पुरानी बातों को भुलाकर, सारी उद्दंडताओं को भुलाकर उसने काम किया, और फाइनली उसने भी बहुत अच्छा एक प्लेस कंपनी में अचीव किया। तो इट इज द स्टोरी अबाउट टू गर्ल्स। इस स्टोरी से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? इस स्टोरी का एक्सट्रैक्ट क्या है? हमें परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करना चाहिए परेशान। फिर क्या है एक्सट्रैक्ट? है बेटा, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को कम ना समझना चाहिए, चलो मान लिया। और कुछ? उससे डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए।
अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं आपको, तो इसका मतलब है कि सही समय पर लिए गए सही निर्णय आपको कहीं और पहुंचा सकते हैं, और सही समय पर लिए गए गलत डिसीजंस आपको रोक सकते हैं। तो हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हमारी मदद करती है या हमारी बाधा बनती है, तो वो क्या होते हैं? हमारे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो हमें सही समय पर सही डिसीजन लेना है और उसके थ्रू ही आगे बढ़ना है। एक स्टोरी और पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो अपने सेशन के मिड में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्योंकि यहां पर इकट्ठे हुए हैं कुछ नया डिस्कस करने के लिए, तो मैं आपको तुरंत से अपने ट्रेनिंग पार्ट में ले जाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको बताना क्या चाहता हूं आज, कि हमें सही वक्त है सही निर्णय लेने का। ठीक है, हमारे बाधाएं आई हैं, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारा बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है, पर थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सिचुएशंस। जो हो गया है वो तो हो ही गया है, उसको हम नहीं बदल सकते, वी कैन नॉट क्रिप अबाउट दैट। बट हम क्या कर सकते हैं? हम सही डिसीजन से उस पेंडेमिक के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इन माई ओपिनियन every problem has a definite solution. Do you think so? है ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, तो इट इज बेटर टू फाइंड अ सोल्यूशन देन टू क्रिप अबाउट इट। फाइन, तो लेट अस मूव इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब हमें करना क्या है, उसका जो मेरे को अच्छा लग रहा है आज पूरी स्ट्रेंथ देख के, अभी भी मुझे लगता है कुछ बच्चे कम है। पिछली स्ट्रेंथ में हमारे पास जो भी बच्चे थे, आई थिंक 36 ऑड स्टूडेंट्स थे, तो उन्हें मैंने बताया था कि हम कैसे स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। आज भी हम किसी एक चैप्टर को बेस लेकर आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, डिसीजन कैसे हमारी लाइफ चेंज करेगी। जैसे आप सभी लोग टाइम टेबल बनाते हो, बनाते हैं ना? और मैं भी बहुत सारे बनाता हूं, बट टाइम टेबल्स कभी फॉलो नहीं हो पाते। दिस इज आवर वीकनेस। पता है, मैं एक बार केवी का एग्जाम देने गया था। इट वॉज माई एमएससी एग्जामिनेशन फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। एंट्रेंस एग्जाम था जेएनयू का, और मेरा सेंटर पड़ा था केवी में, आरके पुरम में, दिल्ली। तो जैसे ही मैं एंटर किया उस क्लास में, आई मीन उस स्कूल में, तो वहां पर एक कोटेशन लिखी हुई थी। कोटेशन क्या थी कि संसार में दो तरीके के लोग असफल होते हैं। हिंदी में लिखी हुई थी, संसार में दो तरीके के लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं सोचते हैं। तो सफलता की आई मीन द की टू सक्सेस इज व्हाट? प्लानिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो भी बेकार हो जाएगा, और इम्प्लीमेंट कर देंगे विदाउट प्लानिंग तो भी बेकार हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें प्लान भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, वो प्लानिंग कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन निर्णय क्या लेना है कि अगर हमने आज कोई डिसीजन बनाया है अपने लिए, 2 महीने का गोल हमने बनाया है, तो उस 2 महीने के गोल को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली, है ना? स्ट्रिक्टली का मतलब उतना ही होता है कि जब हमें कोई ट्रेन पकड़नी है तो हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से जाते हैं, ट्रेन के हिसाब से जाते हैं। तो द एग्जामिनेशन इज लाइक अ ट्रेन राइट नाउ फॉर अस। अब वो ट्रेन है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसको पकड़ना है। ठीक है, प्लानिंग क्या होगी अभी उसमें चलते हैं अपन लोग। तो सपोज करो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी मैम, चलो केमिस्ट्री का यही चैप्टर ले लेते हैं, मिक्स है, चलो पीरियोडिक ले लेते हैं। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर वही लगता है ना बच्चों को। ठीक है, आज उसको सबसे सरल कर देते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम अपनी प्लानिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं सिर्फ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं
उस दिन मैंने क्या बताया था, क्या डिस्कस करेंगे अब, भूल गए। तो हमने बायोलॉजी को लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने के बाद आप जो कहेंगे वो डिस्कस करेंगे, आज हम पे पूरा दिन लाइफ प्रोसेस भी कर लेंगे। आज तो आप जो जो कहेंगे सब डिस्कस होगा, 2.5 घंटे का सेशन है हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, चलो। अच्छा, लाइफ प्रोसेस में आपको दिक्कतें क्या आ रही है, पहले ये बताओ मुझे। लाइफ प्रोसेस में दिक्कत क्या है? याद करना ही नहीं है, याद तो करना ही नहीं है हमको। अच्छा, लाइफ प्रोसेस का कोई एक सेगमेंट पकड़ते हैं, फिर बताते हैं कैसे पढ़ाई होगी। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो आप चाहो वो कर लेते हैं। रेस्पिरेशन कर लेते हैं, चलो ठीक है। रेस्पिरेशन में हम पूरे रेस्पिरेशन को, कुछ केमिस्ट्री हटा दो, बात कहां से होती है। देयर आर 2 बेसिक टर्म्स, एक होती है रेस्पिरेशन और एक होती है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। दोनों की हिंदी होती है श्वसन, सांस लेना, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, बैठे बैठे बताओ, घबराओ मत, टेस्ट नहीं है। नहीं बताओ। सर, ब्रीथिंग में हम सांस लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाके फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ, और कोई बताएगा? थोड़ा डिफरेंट शब्दों में, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। कोई और बताना चाहेगा? हाँ, और ऑक्सीजन की और बॉडी पार्ट्स में पहुंचने को वो रेस्पिरेशन कहते हैं। पहुंचने को नहीं कहते बेटा, पहुंचने के बाद फूड का ऑक्सीडेशन करती है, तब होता है रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में एक अंतर है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? विच डू नॉट अंडरगो एनी, विच डू नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक और आदत बताऊं आपको। अगर हम किसी का आंसर करते हैं क्वेश्चन का, तो इट मस्ट बी क्लोज एंडेड आंसर। एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है उसका आंसर एक बार में उसको मिले, है ना। अगर मैंने पूछा इट शुड नॉट गो एनी केमिकल चेंज, तो उसमें नया क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो सीधा आंसर क्या होना चाहिए कि द ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और ब्रीदिंग है क्या? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन दी अदर हैंड, respiration is what? Right. The inhaled oxygen is utilized for the oxidation of food to release energy. It is a chemical change, chemical process. Fine. अच्छा, अगर मैं एक लाइन में याद रखना चाहूं इसको, तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या बिना ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन हो सकता है? क्या बिना रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग कंप्लीट हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो ब्रीदिंग इज व्हाट? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? पहली बात क्लियर हो गया सभी को। दूसरा पॉइंट यहां से क्या पूछा जाता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको पता है 3 तरीके का होता है, वैसे 2 का होता है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 3 का होता है। कौन कौन सा होता है? एरोबिक, एनरोबिक एंड उसको क्या बोलते हैं बेटा, लैक ऑफ वाले को? उसको कहते हैं मस्कुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? और उसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक रे डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है कि रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ग्लूकोज
को ब्रेक करते हैं किसमें? पायरुवेट में ब्रेक करते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। पायरुवेट का दूसरा नाम क्या होता है? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुवेट में ब्रेक करते हैं और उसके बाद यहां से 3 स्टेप होती हैं, है ना ये डायग्राम? एक होता है तो सही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है लैक ऑफ सप्लाई ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है। और इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर कहते हैं। प्लस अब बात आती है, कभी कभी एक क्वेश्चन ऑफ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, तो इसी डायग्राम से याद हो जाएगा कि देयर आर 2 स्टेप्स इन द रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म 2 स्टेप्स में हो रही है। कैसे? पहली स्टेप में क्या हो रहा है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू पायरुवेट। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बोलते हैं क्या? और दूसरी स्टेप क्या है? पायरुवेट का ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही बताया आपने। यहां पर क्योंकि 2 तरीके की रेस्पिरेशन है भाई। मस्कुलर इज व्हाट? मस्कुलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ या स्पेशल केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, तो दूसरी स्टेप यहां पर कहलाती है क्या? क्रेब्स साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेब्स साइकिल। किस केस में? एरोबिक के केस में। किसके केस में? एरोबिक। जबकि एनारोबिक के केस में क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। तो देखो इसी डायग्राम से आपको क्या याद हो गया? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन याद हो गई। ठीक है, इसी डायग्राम से और भी चीज याद होगी अभी। जैसे नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। 1 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही। जितना बाइक में फ्यूल होता है उतना बाइक दूर तक चलती है, उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एरोबिक में फ्यूल क्या है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन। तो जितना फ्यूल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो किसमें होगी? एरोबिक। ठीक है, सबसे ज्यादा। सबसे कम किसमें होगी? एनारोबिक में। क्लियर? अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू एन एथलीट ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइजेस? मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? मस्कुलर क्रैम्प। थैंक यू दीदी। हाँ जी, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन तरह तरह से घुमाकर आता है बेटा। कैसे आता है? कैसे आता है कि व्हाई डू एन एथलीट फील क्रैम्प्स? क्या? व्हाई डू एन एथलीट फील क्रैम्प्स व्हाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइज? ठीक है, एंड व्हाई? तो राइट, तो आप बोलेंगे कि ड्यूरिंग द हेवी exercises there is a lack of supply of oxygen inside the body, and in that case our body respire due to the muscular respiration. Lactic acid is produced which accumulate around the cells and due to which the body feels cramped. हालांकि इसमें आगे मैकेनिज्म भी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। भाई क्या होता है? आप पैर को ऐसे दबा के बैठ जाओ, खासकर सर्दियों में, तो क्या होता है? सो जाता है पैर। क्यों सो जाता है? क्योंकि इससे आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा। और ब्लड फ्लो में ऐसी क्या खास बात है? ऑक्सीजन है ब्लड में, तो ऑक्सीजन आगे नहीं जाएगी तो क्या होगा? क्रैम्प आएगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो यहां से ये भी हो जाता है। यहीं से इसी क्वेश्चन को घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? कि राइट द वेरियस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज एनर्जी। अब बच्चा सोचेगा यार ये रेस्पिरेशन है क्या है? कहीं ये न्यूट्रिशन तो नहीं है? कंफ्यूजन हुआ?
कैसे? राइट द वेरियस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज या ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। बात वही कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? देयर आर 3 वेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों के प्रोडक्ट लिख दिए, आंसर कंप्लीट हो गया। समय कम है तो डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब हमारी कॉपी सबसे अलग कैसे दिखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होगा? अगर सारे बच्चे एक ही चीज लिखेंगे, सब क्या है, कोई क्वेश्चन बैंक लेंगे भी एंड में, उस क्वेश्चन बैंक में से याद कर लेंगे क्वेश्चंस को, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन अदर कॉपीज एंड आवर्स? कैसे डिफरेंस आएगा कि जो भी हम लिखेंगे पॉइंट्स में लिखेंगे, और डायग्राम कोई नहीं बोलता, 10th के एग्जामिनेशन में कभी नहीं लिखा आएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस। 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम सोचते हैं 3 नंबर में क्यों डायग्राम बनाए? प्लीज डायग्राम बनाइए, क्योंकि साइंस का पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, लेंथी नहीं होता। अगर आपको आता है तो 1.5 घंटे में 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो 3 घंटे भी कम है। फिर तो हम सोचते हैं कि कोई पानी पीने जा रहा है क्या है? तो हमें उस कंडीशन पर नहीं जाना है। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाने हैं। डायग्राम से आपकी कॉपी, मतलब अगर हमारे पूरे निकाले सीबीएसई के तो 4 लाख के आसपास बच्चा बैठता है हर साल। 4 लाख बच्चों में आपकी कॉपी ना ज्यादा नहीं तो टॉप 1000 में आ जाएगी, जैसे ही आप डायग्राम्स बनाते हैं। तो आप सोच लो कितने बच्चों से आप आगे निकल गए। डायग्राम आपको नहीं बोला जाएगा। अब डायग्राम भी क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं थ्योरी में कैसे डायग्राम बनाए, थ्योरी में कैसे डायग्राम बनाए, है ना? तो थ्योरी में डायग्राम कैसे बनता है वो भी आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी उस दिन, कितनी स्टेप थी? 5। अब देखो थ्योरी में डायग्राम कैसे बनता है, मैं उस वाले एग्जाम्पल को पिक कर रहा हूं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या बताया था? प्रोसेस ऑफ यूरिन इन यही था। लड़कियां ज्यादा आर्टिस्टिक होती है, मैं तो आम बनाना भी नहीं जानता लेकिन कॉपी कैसे अच्छी बनाई जाती है वो मुझे पता है। अब इसके कितने स्टेप्स थे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर 1 क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या था? नहीं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन था ना? ठीक है, तीसरा क्या था? सीक्रेशन। चौथा क्या था? बिल्कुल सही। और 5वां क्या था? समझ में आया? टॉप 100 में आ गई कॉपी। समझ में आया नहीं आया बेटा? कॉपी विल बी टॉप 100। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि देखो, अब पहले तो क्या था, हाईलाइटिंग के रूल्स थे, अब हाईलाइटिंग अलाउड नहीं है। तो कम में ज्यादा कैसे दिखाना है? मुझे आता कम है लेकिन मुझे दिखाना ज्यादा है, कैसे? बाय दीज वेज। शेप्स यू कैन यूटिलाइज। आप पेंटागन बना सकते हो, आप ऑक्टागन बना सकते हो, 8 हेडिंग्स है तो। या मान लो किसी भी एक टॉपिक में मुझे 8-10 पॉइंट्स मिले, तो उन पॉइंट्स की एक
क्या करेंगे, बुलेटिन पॉइंट सा बना के और 8-10 पॉइंट की कोई भी एक शेप सोच सकते हैं और वो शेप बना दिया। जैसे हम रे डायग्राम बनाते थे ना, अब रे डायग्राम क्या हो गया, आज से 20 साल पुरानी बात थी जब हम स्टूडेंट्स थे। अब क्या है, अब डिफरेंट हो गया, अब रे डायग्राम की जगह कुछ नए डायग्राम आने चाहिए। तो डायग्राम कैसे होंगे, बाय यूज केस। समझ में आया? अभी भी इस पर्टिकुलर ट्रिक को बच्चे यूज नहीं करते। बताओ आप लोग करते हैं? लेकिन करेंगे तो आपकी कॉपी टॉप 100 में जाएगी, गारंटीड बाय कमल सर। ठीक है, और मार्क्स में आपके अंतर आएगा। हटाए फेस को यहां से। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ट्राई टू यूज दीज ट्रिक्स। अगला पॉइंट आता है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे अमीबा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है उसमें, कोई बता सकता है? अमीबा एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, अलोंग विद वाटर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रीच इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा। वो ऑक्सीजन क्या करती है, फूड का ऑक्सीडेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, राइट। अच्छा जी, अमीबा के बाद बात करते हैं अर्थफॉर्म में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, कॉकरोच में किसके थ्रू होता है, नहीं बेटा, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, एंड ट्रैकियल सिस्टम ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी, थ्रू द स्मॉल होल्स इन एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्पाइरिकल। ठीक है, तो स्पाइरिकल इज अ पार्ट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। स्पाइरिकल से होकर ट्रैकियल सिस्टम में जाती है ऑक्सीजन, वहां पर अंदर जाके बॉडी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि सेम पाथ से बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। फिशेस में किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, बेटा पानी कैसे लेती है, गिल्स के थ्रू, गलत। इसीलिए पूछा था कि फिशेस इनहेल वाटर थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। समझ में आया? क्लियर है ना? अर्थवॉर्म में बता दिया मैंने। फ्रॉग में किसके थ्रू होता है, लंग्स एंड स्किन। लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, लंग्स के थ्रू कब होता है, व्हेन इट इज ऑन द लैंड, और स्किन के थ्रू कब होता है, वाटर में। वाटर में कब जाता है ये, आजकल फ्रॉग दिखाई दे रहा है क्या, क्यों नहीं, आजकल क्यों नहीं दिख रहे, आजकल फ्रॉग क्यों नहीं दिख रहे, क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है आपके, राइट। आजकल फ्रॉग क्यों नहीं दिख रहे, आजकल फ्रॉग इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज दे हैव गॉन फॉर अ विंटर स्लीप। एंड विंटर स्लीप को साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन इट गोज फॉर अ winter sleep, or we can say during the time for which it becomes dormant, it slows down its activities. अभी बारिश होगी, आपके ग्राउंड में मेंढक आते होंगे, जरूर आते हैं ना। जिस दिन फर्स्ट बारिश होगी, थोड़ा सा मेरे कहने से ना ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, उस बारिश में मेंढक बाहर आएंगे, पूरे में टर टर आवाज होती है। पहले 2 घंटे में उन मेंढकों का कलर ऑब्जर्व कीजिएगा, उनका कलर पीला होगा, ग्रीनिश और लाइट ग्रीनिश और येलो। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं रहा काफी टाइम तक,
जब हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो बॉडी कैसी हो जाती है? येलो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही उनका भी कलर येलोइश मिलेगा आपको। ठीक है, आसपास की चीजों से सीख सकते हैं हम। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। आपकी प्रिय दोस्त भी आजकल दिखाई नहीं दे रही है। शिल्पी कहाँ गई? कहाँ गई? हाइबरनेशन के लिए गई। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला कि अर्थवॉर्म में और फ्रॉग में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। व्हाट सिंगल टर्म वी कैन यूज फॉर दिस? व्हाट सिंगल टर्म कैन वी यूज फॉर इट? जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। CUTANEOUS, क्यूटेनियस या सब क्यूटेनियस भी कह देते हैं। क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर है? अभी आपको ये तो पता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये नहीं पता उसको बोलते क्या है। Am I right? Am I right? क्यूटेनियस, CUTANEOUS, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। और एक और बात याद कर लो, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंटिकल्स? देखो, हमारा एग्जाम क्या होता है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है। इट इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, मैंने उस दिन भी बताया था। तो एनसीईआरटी बेस में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज बोल दी, जैसे स्टोमेटा बोल दिया, तो वो आपसे 9th, 8th, 7th जहां जहां आपने स्टोमेटा रिलेटेड चीजें पढ़ी है वो पूछ सकते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई by looking into the slide that the plant is monocot or dicot? क्वेश्चन हो गया एग्जाम का कि मोनोकॉट है या डाइकॉट। आप स्टोमेटा की स्लाइड बना रहे हैं, आपके कोर्स में है, ठीक है, और स्टोमेटा की स्लाइड आपने डिस्कस की, ऑब्जर्व करी, और उसके बाद आपसे पूछा भाई बताओ ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है प्लांट। कैसे पता करोगे? क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता था मोनोकॉट मतलब मोनोकॉटिलीडोन, सिंगल कॉटिलीडोन, और डाइकॉट मतलब टू कॉटिलीडोन्स। अब ये स्टोमेटा देख के कैसे बताए भाई? तो स्टोमेटल एपरेटस आपको याद है? याद है कि नहीं बताओ? याद है? अब ये मत कहना गुलाब का फूल है, स्टोमेटा ही है। इन सेल्स को क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और इनको कौन सी सेल्स कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। बिल्कुल सही। कुछ लोग बोलते हैं दबी आवाज में, आवाज बुलंद करो। गलत भी तो होगा और क्या होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी भी क्लास में ना चुप नहीं रहना चाहिए। चुप इन सेंस ऐसा नहीं जबरदस्ती बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ आ रहा है चाहे वो गलत है तो आप उसको बोलिए, क्योंकि जब हम गलती करते हैं क्लास में और टीचर हमें रेक्टिफाई करती है कि नहीं बेटा ये गलत है ये सही है, तो जो सही बात मैडम हमको बताती है या सर हमें बताते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ याद रहता है। आप अपने पुराने एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वो कभी नहीं भूलते हम। ठीक है, तो जरूर बोलिए क्लास में। तो भाई ये होती है गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स ही हमें बताएंगे कि स्टोमेटा प्लांट जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट। जब गार्ड सेल्स कैसी हो? बीन शेप्ड हो। कैसी हो? बीन शेप्ड। तो प्लांट कौन सा हो गया? डाइकॉट हो गया। कौन सा हो गया? डाइकॉट। और जब राइट डम्बल शेप्ड होती है, पढ़ा था लेकिन भूल गए। Am I right? जब डम्बल शेप्ड होती है तो मोनोकॉट होता है। अब यहीं से पूछ लेते हैं, बाय लुकिंग इनटू द स्लाइड, कैन यू डिस्क्राइब द रूट सिस्टम इन अ प्लांट? स्टोमेटा देखकर क्या बता सकते हैं इसमें रूट सिस्टम कैसा होगा? भाई अगर बीन शेप्ड है तो डाइकॉट, और डाइकॉट में कौन सा होता है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और डम्बल शेप मतलब मोनोकॉट। मोनोकॉट में कौन सा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हम
छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के और बहुत सारा लर्न कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि इसमें स्टोमेटा कौन से सरफेस से होंगे? बॉटम नहीं, डॉर्सल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे। और यहां पर दोनों सरफेसेस, राइट, ठीक है, ये याद रखना। मोनोकॉर्ड में दोनों सरफेसेस पे हो सकते हैं और डाइकॉर्ड में केवल लोअर सरफेस पे होते हैं। क्लियर है? तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब देखो, किसी भी ह्यूमन आपको बताए देयर इज अ सेपरेट सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें याद होना चाहिए, तो उसका एक टेंटेटिव सा फनी सा डायग्राम बना लो। फनी सा डायग्राम कैसे हो सकता है? देखो, और यहां से सारे क्वेश्चंस प्लीज एग्जाम में मत बनाना है, ये केवल आप लोगों के समझ के लिए है। एग्जाम में अच्छा वाला डायग्राम बना के आएंगे, ऐसा ट्रैकिया नहीं होता किसी के। हाँ, पाइप, बिल्कुल सही, पाइप, बिल्कुल सही, पाइप। पानी चलेगा अभी, देखिए बेटा, इस वाले पाइप में अगर पानी चल जाता है ना तो क्या हो जाता है पता है? बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? प्लूरोसी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे मजाक से क्वेश्चन आ गया ना, मजाक से भी क्वेश्चन याद हो सकता है। जरूरी नहीं है पढ़ाई बहुत सीरियस होकर की जाए। When I used to study, I used to have a ball in my hand every time because my hobby is to play cricket. मैं अभी भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ every Sunday. तो I used to throw it on the wall. और मेरे को पूरा चैप्टर याद करने में, चैप्टर ऑफ 60-70 पेजेस, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं बेटा। एट दिस प्रेजेंट एज, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट एग्जाम दिया था 2012 में एमबीए का। आई एम एमएससी बीएड एमबीए, और अभी मैं पीएचडी करने की सोच रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया? खूब पढ़ो। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई लर्निंग्स के लिए की जाती है, क्योंकि लर्निंग्स में अर्निंग से एक एल एक्स्ट्रा होता है। What is the spelling of earning? And what is the spelling of learning? तो अगर लर्निंग प्रॉपर हो रही है तो अर्निंग तो होगी ही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई लर्न करने के लिए करते हैं, अर्न करने के लिए नहीं करते। हमारे देश में उल्टा है। चलिए, तो मैंने बताया ना क्या होता है, अगर इसमें पानी भर जाए तो उसे प्लूरोसी कहते हैं, है ना, क्योंकि लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा। ठीक है, तो प्लूरा में पानी भर गया तो प्लूरोसी हो गई। क्लियर? ऐसे ही याद होता है बेटा। अब देखो, मैं एक साइड ही डायग्राम बनाऊंगा, दूसरे साइड आप बना लेंगे। ऐसे ही होता है ना। और यहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही, आप जानते हैं, बस आप थोड़ा सा प्रिपरेशन का आपका तरीका अलग है, जानते तो हैं आप लोग। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या नहीं, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, यानी कि वॉइस बॉक्स, यानी कि लैरिंग्स। बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट? ट्रैकिया। ठीक है, दिस इज व्हाट? ब्रोंकस। ब्रोंकिया है, और ये इनका एंड जो होता है इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल पे जो गुब्बारा बना हुआ है इसे कहते हैं एल्वेली। और दिस इज है बेटे, हाँ हाँ, वो तो बेटा मैंने बोला ना, फनी सा डायग्राम बना दो आप अपने लिए। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये एक डायग्राम बन गया। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंक्स? एक लड़की के एक्सीडेंट के दौरान एक चोट लगी,
जिसके कारण उसका बोलना बंद हो गया। तो आपकी नजर में उसके कहां चोट लगी होगी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हमारे हिसाब से उसके लैरिंग्स में चोट लगी जिसके कारण उसका बोलना। क्लियर है ना? ट्रैकिया, अब ट्रैकिया को सब लोग टच करके देखो, सारे लोग, क्या दिख रहा है? रिंग्स है विच आर मेड अप ऑफ। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया? क्यों होती है? ये क्या करती है? कार्टिलेज मीन्स फ्लेक्सिबल, तो द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड प्रिवेंट इट्स कोलैप्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। क्लियर? समझ में आया? डिफरेंट होना चाहिए, जो भी चीज बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई बार हमें आता है लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे लैंग्वेज तो हम बना लेंगे, और लैंग्वेज बनाने के चक्कर में सब, हाँ मैं बोलना नहीं चाह रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेली? बिल्कुल सही, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या इसको बोलते हैं इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बीइंग या इन द लंग्स। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। The walls of lungs in human being are very much flexible and they are internally designed with the, क्या होते हैं इसमें? alveoli, which are situated at the end of bronchioles. ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होते हैं, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इनका क्या काम होता है? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ। कैसे? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ लंग्स। क्लियर? ऐसे ही ये नीचे डायफ्राम, डायफ्राम का क्या काम होता है? इट ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द साइज ऑफ द लंग्स। बाबा रामदेव सबको पता है ना, और क्या करते हैं? कपालभाति करो, ठीक है? तो क्या करते हैं? लंग्स का साइज एकदम से बढ़ता है, ठीक है? कैसे बढ़ता है? कि जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स का साइज, और जब वापस से जाएगा तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ लंग्स एंड इट हेल्प्स इन चेंजिंग द साइज ऑफ लंग्स एंड दस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ। क्लियर है? तो डायफ्राम का फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब यहां से कनेक्टेड चीजें कैसी आएंगी जो अलग हो? एक तो ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी कहां प्रेजेंट होती है? ब्लड का कलर कैसा होता है? गलत, ब्लड का कलर कलरलेस होता है, बट इट appears to be red due to the presence of hemoglobin। समझ में आया? क्लियर है ना? अब देखो कितना छोटी सी बात है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होती क्योंकि हमने तो रेड देखा ही है। अच्छा, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन अर्थवॉर्म? कलरलेस। क्यों? हीमोग्लोबिन नहीं होता, सिंपल, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है? तो ब्लड का कलर रेड क्यों दिखाई देता है? इसके तीन आंसर है, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का। केमिस्ट्री का आंसर बताओ पहले। हाँ, तो सही है, करेक्ट है, आयरन होता है। तो उससे क्या होता है? द ऑक्साइड ऑफ आयरन रस्ट इज रेड इन कलर। तो जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से तो आयरन का ऑक्साइड बनाती है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड मिलता है। केमिस्ट्री का आंसर हो गया। फिजिक्स का आंसर क्या होगा? इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड। सारे को एब्जॉर्ब कर देता, रेड को नहीं करता। बायोलॉजी का क्या होगा? ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम इनोवेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है?
अब ये सिस्टम समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम पूरा कैसे काम करता है। तो जब कभी भी हम कोई सिस्टम याद करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका रास्ता याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? कैसे याद कर लेते हैं? सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रिल्स। हाँ बोलो। थ्रू नेसल कैविटी। हाँ हम तो अपनी बॉडी पे याद कर लेते हैं। नॉस्ट्रिल्स। हाँ हाथ नहीं करना अंदर। नेसल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स। कोई बात नहीं, याद कर लो। हाँ पहले फेरिंक्स होता है ऑफकोर्स। फेरिंक्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स। वेरी गुड। एक बार क्लियर के लिए लैरिंक्स, फेरिंक्स और फेरिंक्स, लैरिंक्स आपको याद करना सिस्टम। ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद इसको हम डिवाइड कर दें। ब्रोंकाई, एल्वली, एल्वली को सराउंड, ब्लड कैपिलरीज, और यहां से कहा जाता है ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ऑल द बॉडी पार्ट्स। और यहां से क्या होता है, देखो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहां कर देते हैं कि यहां से ऑक्सीजन ही तो जा रही है। And CO2 is passed out of the body through the same। यही होता है ना, कुछ अलग तो नहीं होता। किसी के डायरेक्ट विंडो बनी हो, बोले हमको नहीं निकालेंगे, रात सब तो पेट से निकालेंगे। ठीक है। अब देखो पूरे को याद करने के लिए हम अपने बच्चों को एक बड़ी शॉर्टकट देते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, पुराने समय में सारे लोग क्या करते थे, अपने शहर से दूर जाया करते थे, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग इतने नहीं होते थे। तो जिन्हें पैसा कमाना होता था, बिजनेस करना होता था, उन्हें शहर से दूर जाना होता था। ठीक है। तो जब शहर से दूर जाते थे तो उन्हें बहुत रास्ता पैदल ही चलना पड़ता था। ठीक है। हम बच्चों को ट्रिक बताते हैं। बिजनेसमैन, हिंदी में कहें तो हम कहते हैं चतुर, चोर, मूर्ख व्यापारी। अब वो बिजनेसमैन चला गया अपने शहर से दूर पैसे कमाने के लिए। ठीक है। पैसे कमा के उसको ये शहर, मतलब शहर मीन्स बॉडी, शहर से बाहर गया पैसे कमाने के लिए। पैसा क्या है, बहुत सारा पैसा कमा के चल दिया अपने घर की तरफ। अब जब वो जा रहा है तो उसको इस जंगल में से पास होना है, और यहां पर ही उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आता है पैसा कमाकर, ये थीफ उसको लूट लेते हैं। ठीक है। और लूट के रॉबिन हुड टाइप के होते हैं, बांट देते हैं सब में। अब ये बेचारा रोने लगता है, परेशान हो जाता है, चले मैं क्या करूंगा, मैं तो पैसा कमा के लाया था, इतनी मुश्किल है। उसको देना मुझे, तो ये थीफ ड्राइवर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना कूड़ा दे देते हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन ही क्या है, कूड़े से भी पैसा ना कमा पाए, ये कूड़ा लेके खुशी 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 चला जाता है। उस कूड़े को एक्सचेंज करके फिर पैसा बना लेता है, फिर चल देता है। लेकिन मूर्ख है। मूर्ख क्यों है, क्योंकि इसे पता है यहाँ चोर मिलेंगे, फिर भी ये अपना रास्ता नहीं बनाता। और ये क्लेवर क्यों है, क्योंकि इन्हें पता आ रहा होगा मूर्ख। समझ में आया। ये उसको लूट के और पैसा बांट के और मजे करते हैं। लेकिन अगर किसी का व्यापारी चतुर हो जाए तो राम नाम। ठीक है। तो व्यापारी को मूर्ख ही बने रहने देते हैं।
समझ में आया? स्टडीज कैन बी इंटरेस्टिंग, ठीक है? समझ में आ गया हो तो इसको हटा दो। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, कंपनसेशन पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेशन पॉइंट? दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। बताओ कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? एग्जाम में आता है। कंपनसेशन पॉइंट होता है बेटा कि ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, जिसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में डॉन एंड डस्क। बेटा किसको प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर प्लांट्स और रेस्पिरेशन के प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है ना। यानी कि कह सकते हैं द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी ऑक्सीजन कार्बन इसमें फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या होती है, रिलीज होती है, वो सारी की सारी खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सारी यूटिलाइज कर ली जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? ना किसी को कुछ देना, ना किसी से कुछ लेना। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन। क्लियर? एक और आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? अच्छा ये तो बताएं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। एक में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज। ये तो बताए। तो जब डॉन एंड डस्क में यानी अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं जितनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है? और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस। ना एटमॉस्फेयर में कुछ छोड़ना, ना एटमॉस्फेयर से कुछ, ठीक है? इसी पर्टिकुलर पॉइंट को, इस टाइम को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। तो अगर कंपनसेशन पॉइंट लिखने को आ जाए एग्जाम में तो कहेंगे द टाइम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग द प्लांट, या कह सकते हैं इन प्लांट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? एंड दिस पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज कंपनसेशन। क्लियर है? समझ में आया? रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। देखो फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू कम अगेन एंड अगेन इन योर स्कूल, एंड दैट इज व्हाई आई हैव फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें शायद आप में से मैक्सिमम बच्चे जुड़ चुके हैं। जो और भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। अपना नंबर अनुष्का को बता दें, क्योंकि अनुष्का ने वो फॉर्म किया है। अनुष्का एब्सेंट है क्या? हाँ, अनुष्का एब्सेंट ही हो जाती है, ये उसकी खासियत है, बोलना कल आए तो आप उसको बता सकते हैं। और प्लीज उसमें इंक्वायरी कम करें, क्योंकि वो कह रहे थे बहुत सारी इंक्वायरी होती है तो दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा पूरा क्वेश्चनियर का एक सेशन है, ये तो अभी मैंने आपको चैप्टर समझाया है, हम क्या करेंगे क्वेश्चनियर सेशन करेंगे रेगुलरली आपके एग्जामिनेशन तक। आजकल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आवाज इतनी आती है, बातचीत में वीडियो नहीं बन पाते, है ना। तो अभी रिसेंट में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें आप सब लोग कंफर्टेबल हो, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मेरा भी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो वो टाइम हम ऐसा सेट करेंगे जो हमारा क्या हो, फ्री टाइम है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम में अभी फेब निकल गया, मान के चलो अप्रैल मार्च 2 महीने बचे हमारे पास। 2 महीने में 1-1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का सेशन हम रेगुलर करेंगे। उसमें आपको क्या होगा, लिंक भेज दिया जाएगा वीडियो का ग्रुप में, या फिर आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम से मैं लाइव आऊंगा और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज, नॉट चैप्टर वाइज। जैसे हमने रेस्पिरेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, ऐसे ही न्यूट्रिशन के, ट्रांसपोर्टेशन के, एक्सक्रीशन के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, और जब ये सब हो जाएंगे तो मैथ्स के, ठीक है। जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उनका प्रारूप यानी कि उनका फॉर्मेशन क्या होगा, कितना घुमाया जा सकता है उनको, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा किया जाए?
उसके लिए कंडीशन होगी कि एक तो आपके डेटा तो मोबाइल का है ही जो होता है, तो प्लीज आप उसको किसी और चीज के लिए यूज ना करें। जिनके घर वाईफाई है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिनके घर वाईफाई नहीं होता उस डेटा को बचा कर रखें। क्योंकि अगर 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन होगा तो मैं समझता हूँ आपका 1-1.5 GB चला जाएगा उसमें, ठीक है। और पहले आपके स्कूल की क्लासेस में जा रहा था, अब इसमें जाएगा, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। क्या आपको ऐसा लगता है सीरियसली? अगर आपको सीरियसली ऐसा लगता है तो हम आपको टाइम भेजेंगे कि इस ड्यूरेशन में मैं लाइव आने वाला हूं, और वहां पर आप सारे लोग उस वीडियो को ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कमल एकेडमी कोच के नाम से। काफी बच्चों ने कर लिया है ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल का नाम लिख लो, आज सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। कमल एकेडमिक कोच, ठीक है, वहां से आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाई चांस जैसे कभी हो सकता है मैं आपको टाइम ना बता पाऊं तो लिंक आएगा आपके पास, है ना। इसमें लिंक्स बहुत सारे आते हैं क्योंकि मेरा खुद का स्कूल है, वहां के बच्चे भी उसको चैनल को यूज करते हैं और वहां के टीचर्स भी उसको यूज कर रहे हैं। तो एकेडमिक कोच मीन्स आई एम ट्राइंग टू एजुकेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स प्ले ग्रुप टू 12th, प्ले ग्रुप टू 12th का चैनल है ये, ठीक है। तो उसमें सारी वीडियोस के लिंक आते हैं, तो आपको लिंक से डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए मैं आपको टाइम पहले से बता दूंगा। तो आप मुझे टाइम बताओ टेंटेटिव जिसमें आप सब लोग फ्री हो। हाँ, इवनिंग का ऑफकोर्स 30 का सेशन रखेंगे, और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मॉर्निंग का रखेंगे, ठीक है। संडे नहीं रखेंगे, संडे इज क्रिकेट, थ्रू आउट द डे आई रिमेन इन ग्राउंड, पूरा दिन मैं ग्राउंड में रहता हूँ संडे को। तो संडे का तो ऑफ रखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। इससे सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने होंगे, डोंट गो थ्रू एनी सैंपल पेपर, आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जानते हैं बता दूं, पिछले 20 साल से 22 साल से मैं कोचिंग चला रहा हूँ ना, और मेरे यहाँ जो 10th का बैच होता है उसमें हर साल 100 बहुत सारे लगे हुए आते हैं, जस्ट बिकॉज वी वर्क ऑन द स्ट्रेटेजी, है ना, वी वर्क ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, मेरी एनर्जी ड्रिंक ठंडी हो गई है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। उसमें आप क्या गलती करते हैं और वो कैसे सॉल्व की जा सकती है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इस वाले सेशन के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगर कोई टॉयलेट के लिए जाना चाहता है, पानी पीना चाहता है तो